हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप मज़े में होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप एक कॉमन पर्सन हो या एक स्टूडेंट हो, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको मैं एक बात बताना चाहूँगा। ये वीडियो आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट रखती है और इन सब बातों का नॉलेज होना स्टूडेंट के साथ साथ सब लोगों को ज़रूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आपको कि इस वीडियो को एंड तक देखना और देखिए कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आती है जो आपके रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। क्या आप गवर्नमेंट को जो टैक्स देते हो, टैक्स क्यों कलेक्ट करती है, टैक्स के टाइप क्या है, टैक्स देने के फ़ायदे या क्या है, नुकसान क्या है, ये सब बातें आपको इस सिंगल वीडियो में देखने को मिलेंगी। मैंने आपका 1 मिनट ले चुका हूँ, तो अब मैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं डायरेक्टली इस टॉपिक को समझाना क्या करता हूँ आपके लिए स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हो कि टैक्स को 2 टाइप्स में बांटा जाता है। तो एक हमारा जो टाइप्स होता है वो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स क्या होता है, तो आप याद रखना कि अगर हम कोई भी पैसा एनी अमाउंट पे करते हैं किसको, गवर्नमेंट को, अगर हम सिंगल 1 रुपया भी देते हैं गवर्नमेंट को तो उसे क्या कहा जाता है, टैक्स कहा जाता है। क्योंकि टैक्स की डेफिनेशन ऐसी दी जाती है कि सरकार द्वारा जो भी भुगतान जनता द्वारा जो भी भुगतान सरकार को किया जाता है, जनता द्वारा जो भी भुगतान किसको किया जाता है, सरकार को किया जाता है, उसे कर या टैक्स कहा जाता है। इंग्लिश में अगर कहने को बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे, एनी चार्जेस लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक इज कॉल्ड एज टैक्स। मतलब अगर कोई भी चार्ज गवर्नमेंट किसके ऊपर लगाती है, पब्लिक के ऊपर लगाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, टैक्स कहा जाता है। टैक्स में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका कौन सा, इनडायरेक्ट टैक्स। वो भी समझ लेते हैं। जब टैक्स किसी के ऊपर लगाया जाता है और वही पर्सन टैक्स देता है, जैसे मान के चलो ये गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने इस ए के ऊपर टैक्स लगाया था और इस ए ने ही इस गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, तो उसे क्या कहा जाएगा, डायरेक्ट टैक्स कहा जाएगा। मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया उसने खुद के ही पॉकेट से क्या किया है, टैक्स का पेमेंट किया है, तो उसे क्या कहा जाता है, डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। पर्सन पे द टैक्स फ्रॉम ओन पॉकेट, खुद के ही पॉकेट से अगर पैसा देता है इंसान तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, आपका डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात हम समझते हैं डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है, तो इनकम टैक्स खुद की ही कमाई पर हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है और गवर्नमेंट हमारे ऊपर लगाती है और हमारा इनकम टैक्स हमें खुद को ही भरना पड़ता है। तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, तो जो गवर्नमेंट होती है वो लगाती है सेलर के ऊपर। सेलर के ऊपर मतलब जो दुकान वाले होते हैं, सामान बेचने वाले होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, उनके ऊपर लगाती है। और ये जो दुकान वाले होते हैं वो हमसे टैक्स लेते हैं और वही टैक्स वो किसको दे देते हैं, गवर्नमेंट को दे देते हैं। मतलब लगाया किसके ऊपर गया था, इस सेलर के ऊपर लगाया गया था, लेकिन पेमेंट किसको करना पड़ा, हम लोगों को करना पड़ा। तो ऐसे टैक्स को क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। तो यही बात लिखा है, पर्सन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर एंड पे टू द गवर्नमेंट। मतलब ये जो सेलर है वो हमसे, कस्टमर से हमसे टैक्स लेता है और किसको देता है, गवर्नमेंट को देता है, तो उसे क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जिसमें से एक फेमस एग्जांपल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वैट इसके पहले था, सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम्स, ये वो सब टैक्स है जो लगाए जाते हैं बिजनेस वालों पर, लेकिन उसका पेमेंट जो करता है वो कौन करता है, कॉमन पर्सन करता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब टैक्स लगाया जिसके ऊपर गया और वही उसका पेमेंट करे तो वो डायरेक्ट टैक्स। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब लगाया किसी और पर जाता है और पेमेंट कोई और करता है तो उसे क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे मेरे ऊपर लगाया, मैंने पेमेंट किया, डायरेक्ट टैक्स। लगाया दुकान वाले पे गया, दुकान वाले ने मेरे से लिया, फिर वो दुकान वाले ने मेरे से लेकर किसको दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया, तो वो क्या कहलाता है, आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये मैंने आपको समझाया। अब मेन जो मुद्दा था इस वीडियो का वो ये था कि डीमेरिट्स और मेरिट्स क्या है, गुण और दोष क्या है, डायरेक्ट टैक्स के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाना चाहिए या डायरेक्ट टैक्स लगाना चाहिए। तो इन दोनों के मेरिट्स और डिमेरिट्स यानी फ़ायदे और नुकसान, गुण और दोष के बारे में हम डिटेली बात करने वाले हैं। मैंने आपको पहले से वो टैक्स का थोड़ा सा ओवरव्यू दे ही दिया हूँ। अभी हम बात करते हैं इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम चालू किसको कर रहे हैं, सबसे पहले हम चालू कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स को। किसको चालू कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स को हम चालू कर रहे हैं। तो डायरेक्ट टैक्स में जो पहला है मेरिट्स है, इसका जो गुण है वो है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है एकता से, समानता से।
तो ये जो पहला गुण है डायरेक्ट टैक्स का वो है समानता। तो ये क्या चाहता है, डायरेक्ट टैक्स जो है वो हमारा बेस ऑन किसके ऊपर बेस करता है डायरेक्ट टैक्स हमारा, तो लिखा है बेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे। मतलब कि जिसकी क्षमता है टैक्स देने की उसी ने टैक्स देना चाहिए। मीनिंग इज दैट इंडिविजुअल विथ हायर इनकम पे हायर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम इन टैक्स, कि अगर कोई इंसान ज़्यादा कमाता है तो उसी ने क्या देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए। जो कमाता ही नहीं उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इससे इक्वलिटी कैसे आएंगी, इक्वलिटी कैसे आएंगी, समानता कैसे आएंगी, तो सिंपल बात है, जब जो हमारे समाज का एक हमारा एक रीच तरीके से मीडियम समझ लो आप, जो रीच मीडियम होता है या रिच पीपल होते हैं, लोग होते हैं, उनसे पैसा लेकर वही पब्लिक के ऊपर क्या किया जा सकता है, खर्चा किया जा सकता है। मतलब जो अमीर होगा उससे ज़्यादा का पैसा लिया जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, और वही पैसा पब्लिक के वेलफेयर के ऊपर क्या किया जाएगा, खर्चा किया जाएगा। मतलब जो हमारे अमीरी और गरीबी की जो दूरी है ना, अमीर और गरीबी की जो दूरी है, इस दोनों के गरीबी को, अमीरी और गरीबी की इस दूरी को कम करने का काम जो कौन करता है, डायरेक्ट टैक्स करता है, और समानता लाने की कोशिश करता है, इक्वलिटी लाने की कोशिश करता है। तो इससे हम ये समझेंगे कि जो अमीर होगा उससे पैसा थोड़ा सा लिया जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा पैसा कमाएगा उसको ज़्यादा टैक्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। ये पहली बात होती है, इसका पहला गुण है। दूसरा गुण ये है, ये प्रोग्रेसिवली बढ़ते रहता है, प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। इसका मतलब क्या होता है इसमें, कि आप जितना कमाओगे उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैं 3 लाख तक कुछ नहीं कमाता तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना, पर अगर मैं 3 लाख से ऊपर कमाऊँ, जैसे मान के चलिए 3 लाख से ऊपर कमाऊँ तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अब एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप मान के चलो आप 10 लाख रुपए कमाते हो और मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, तो आपको जो दिया जाने वाला टैक्स होगा आपको ज़्यादा टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, और मुझे क्या करना पड़ेगा, कम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब ये जिसके रेट जो होते हैं ना डायरेक्ट टैक्स के, वो ऐसे होते हैं कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे टैक्स क्या करने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। जैसे टैक्स स्लैब के हिसाब से जो 3 लाख 2.5 लाख तक कमाते हैं, अभी जो 3 लाख हो चुका है कुछ केस में, तो उसमें 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। फिर जैसे हम ज़्यादा कमाएंगे वैसे वैसे हमें क्या देने पड़ेंगे, टैक्स और ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो ये बात याद रखिए कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है जैसे उनके दर प्रगतिशील होते हैं, मतलब ज़्यादा कमाओगे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इससे क्या होता है, तो इससे एक चीज़ होती है, जो अमीरी और गरीबी होती है, मतलब जो इनइक्वालिटीज़ होती है उनको दूर करने में, असमानता को दूर करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। क्योंकि जिसकी ज़्यादा इनकम होती है उससे हम ज़्यादा टैक्स ले लेते हैं, उसकी अमीरी को क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा कम किया जा सकता है। इसलिए डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, कि जितना आप कमाते हो उतना ही आपको क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, इसमें पारदर्शिता होती है। अब पारदर्शिता कैसे होती है इसमें, तो डायरेक्ट टैक्स जनरली जो होता है वो मोर ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि जो टैक्स पेयर होता है वो अवेयर होता है कि उसने अमाउंट ऑफ टैक्स कितना पेड किया है डायरेक्टली फ्रॉम दियर इनकम। जैसे अगर मैंने 10 लाख रुपए कमाया हूँ और 10 लाख रुपए में से मैंने 50,000 का टैक्स दिया हूँ, क्योंकि मैंने अपने इनकम के ऊपर ही टैक्स दिया हूँ, मान के चलो मैंने 10 लाख का कितना परसेंट, मान के चलो आप 5% मैंने क्या दिया हूँ, टैक्स दिया हूँ। 10 लाख का 5% मतलब कितना हो गया, 50,000 रुपये मैंने टैक्स दिया हूँ। तो मुझे पता है कि मैंने 10 लाख कमाया और उसके ऊपर मुझे 5% टैक्स देना है, मतलब मैंने कितना दिया हूँ, 50,000। तो इसमें मुझे ये पता चल जाता है कि मैंने कितना टैक्स दिया हूँ और मैंने कितना कमाया हूँ। तो इसमें एक चीज़ आती है कि अकाउंटेबिलिटी जो होती है गवर्नमेंट की, मतलब जवाबदेही, मतलब कि मैंने इतना टैक्स दिया, गवर्नमेंट बोलते हैं आपने कितना टैक्स दिया हो, तो मैं डायरेक्ट टैक्स में ये बता सकता हूँ कि मैंने इतना कमाया हो तो, और मैंने इतना % टैक्स लगता है मेरे ऊपर, तो मैंने इतना टैक्स दिया हो। तो इसमें क्या होती है, पारदर्शिता पाई जाती है और कर प्रणाली पर विश्वास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि अगर मैंने जितना दिया हो ये सब चीज़ें मुझे पता चल जाएंगी, ट्रांसपेरेंटली पता चल जाएंगी कि मैंने अभी तक टैक्स का कितना पेमेंट किया हो। तो ये तो क्या हुए, इसके गुण हो गए। तो ये तो इसके गुण हो गए, लेकिन हर एक सिक्के के 2 बाजू होते हैं, तो कुछ अच्छी बाजू होती है तो कुछ बुरी बातें होती है। तो डायरेक्ट टैक्स के जैसे ही गुण हो गए ना, वैसे कुछ बुरी बातें भी है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अनुपालन जो लागत होती है,
मतलब कंप्लायंस कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे देखिए कि जो बड़े लोग हैं वो तो क्या कर लेंगे, अपने हिसाब से किसी को अपॉइंट करके क्या कर लेंगे, अपना काम कर लेंगे और टैक्स पेमेंट कर देंगे। लेकिन जो छोटे बिजनेसमैन लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं जिनको इनकम टैक्स भरना पड़ता है, जो किसी प्रोफेशनल की सर्विस नहीं देख सकते, उनका इसमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और रिक्वायर्ड होती है हमें यहाँ पे इंडिविजुअल्स की, लोगों की, और हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, अपनी रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है और टैक्स को एक्यूरेटली मतलब सही तरीके से टैक्स का क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो डायरेक्ट टैक्स में ये प्रॉब्लम होती है कि इसका पेमेंट करने के लिए मतलब भरने के लिए छोटे लोग जो होते हैं, छोटे व्यवसायी होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनको किसी पेशावर की सलाह नहीं मिल पाती, मतलब किसी प्रोफेशनल इंसान की सलाह नहीं मिल पाती। अगर मिल भी पाती है तो उनको उसके लिए चार्जेस देने पड़ते हैं, जिससे कि उनके खर्चे क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ इसका एक डिमेरिट होता है जो छोटे बिजनेसमैन को देखने को मिलता है। दूसरा है टैक्स इवीज़न, मतलब टैक्स की कर चोरी भी होती है। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स काय पे लगता है, आपको पता है ना, डायरेक्टली कि जो हमारी कमाई होती है या जो हमारी संपत्ति होती है, जो हमारी आय होती है, जो हमारी संपत्ति होती है, उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। लेकिन इसमें कर चोरी होने की क्या होती है, संभावना होती है। क्योंकि क्या करते हैं लोग, अगर मैंने अपनी आय को कम बता दिया, अगर मैंने अपनी आय को क्या कर दिया, कम बता दिया, तो मेरा टैक्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लोग अपनी आय को क्या दिखाते हैं, कम दिखाते हैं और टैक्स की चोरी करने की क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। सो ऐसे अवैध गतिविधियाँ इसमें हो सकती हैं। मतलब यहाँ डायरेक्ट टैक्स में टैक्स इविज़न की पॉसिबिलिटी होती है और बहुत सारे लोग टैक्स इविज़न करते हैं। तो ये हमारा किसके बारे में हुआ, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स के बारे में हुआ। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, इनडायरेक्ट टैक्स में। तो इनडायरेक्ट टैक्स की सबसे पहला चीज़ जो है, पहला जो मेरिट है वो है आपका मेरिट्स में सिंप्लिसिटी, सरलता होती है इसमें। जैसे आपको पता है क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स ये सामान में जुड़ा होता है। इसकी जो कॉस्ट होती है वो गुड्स एंड सर्विसेज में क्या होती है, कंजम्पशन के समय ली जाती है, इसलिए बहुत सिंपल होता है और इसको एडमिनिस्ट्रेशन और इसका कलेक्शन करना डायरेक्ट टैक्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आसान होता है, ईजियर होता है। मतलब प्रत्यक्ष करों की तुलना में जो प्रत्यक्ष कर होते हैं वो अप्रत्यक्ष करों की तुलना में इनका संग्रहण और प्रबंधन करना क्या होता है, आसान होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है। दूसरी चीज़ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो कीमत होती है ना, वो वस्तु एवं सेवा पर ही जुड़ा हुआ होता है। जैसे अगर मैं कोई एक मान के चलो पेन खरीदने गया, तो उस पेन में ऑलरेडी टैक्स जुड़ा हुआ है, तो मुझे अलग से कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। जिसे मैं पेन खरीदूंगा उसी समय मैं क्या कर दूंगा, टैक्स का पेमेंट भी कर दूंगा। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में जो सबसे पहली चीज़ होती है, सरलता होती है। गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ईजीली टैक्स को मतलब कंट्रोल प्रबंधन कर सकती हो, मतलब एडमिनिस्टर कर सकती है। और दूसरा क्या कर सकती है, आराम से कलेक्ट भी कर पाती है। इसका नेक्स्ट जो है वो है बोर्ड केस। बोर्ड बेस मतलब क्या होता है, तो आपको ये पता होगा कि जो टैक्स लगता है जीएसटी, आज के ज़माने में जो इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा फेवरेट एग्जांपल है, वो एक जगह पर नहीं, बहुत सारे वाइडली रेंज एंड सर्विसेज पे लगता है। मतलब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये टैक्स लगता है। तो इसका जो बर्डन होता है किसी एक के ऊपर नहीं होता, बल्कि पूरे लार्जर पॉपुलेशन के ऊपर भरना पड़ता है। जैसे मान के चलिए जीएसटी लगाया एक के ऊपर गया जाता है, अगर मैं एक दुकान वाले पे जीएसटी लगाऊंगा ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएंगी, एक सेलर के ऊपर अगर जीएसटी लगाऊंगा। लेकिन जो दुकान से सामान खरीदते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर अगर क्या लगाया जाता है, जीएसटी लगाया जाता है, तो जो बर्डन एक के ऊपर पड़ने वाला था ना जीएसटी भरने का, वो बर्डन बहुत सारे लोगों में क्या हो जाता है, अपने आप शिफ्ट हो जाता है। तो यही बात लिखा है यहाँ पे, प्रत्यक्ष करों को व्यापक कर आधार की अनुमति देते हुए वस्तु एवं सेवाओं के एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू किया जाता है। इससे कि एक क्षेत्र पर बोझ कम हो जाता है और कर का बोझ बड़ी आबादी पर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। मतलब एक उस बोझ मतलब उससे बच जाता है और बहुत सारे लोग उसको टैक्स का क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर एक दुकान वाले पे लगाया जाता तो ये दिक्कत हो जाती है उस दुकान वाले के लिए जीएसटी भरने की। लेकिन अब वो दुकान वाला सीधा सीधा वो जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, वस्तु के अंदर है ना, शामिल है, इसलिए उसका पेमेंट करना बड़ा आसान हो जाता है और कलेक्ट करना भी आसान होता है। और वो बर्डन बहुत सारे सामान खरीदने वाले लोगों, मतलब हम जैसे लोगों पर आ जाता है, इसलिए ये बहुत जल्दी ही कलेक्ट किया जाता है। फिर है रेवेन्यू स्टेबिलिटी। रेवेन्यू स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जो सरकार का राजस्व होता है उसमें स्थिरता आती है।
क्योंकि हर इंसान सामान खरीदने वाला ही है, तो उपभोक्ता जितनी बार भी सामान को खरीदता है उतना गवर्नमेंट को क्या आता है, टैक्स मिलता है। क्योंकि जो अप एंड डाउन्स होते हैं बिजनेस में या फिर किसी भी चीज़ में, तो कॉमन पब्लिक जो इनडायरेक्ट टैक्स देती है, जैसे हम जैसे लोग, हम खाना पीना तो नहीं छोड़ेंगे ना, तो खाने पीने पर जो हम खर्चा करते हैं, मतलब जैसे मैंने साबुन खरीद लिया, मैंने पेन खरीद लिया, मैंने फूड्स ले लिया बाहर से, मैंने शूज़ वगैरह ले लिया, क्लॉथ्स ले लिया, डेली नीड की कोई चीज़ ले लिया, तो अगर मैंने ऐसी चीज़ें खरीदा हो तो उसके ऊपर क्या देना पड़ता है, मुझे टैक्स देना पड़ता है। तो ये टैक्स तो मुझे तो हर समय देना है ना। तो इसमें ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो एक स्थिर स्रोत माना जाता है गवर्नमेंट का, क्योंकि जो उपभोक्ता है वो क्या करने वाला है, इन सब चीज़ों का यूज़ करने वाला है। तो आर्थिक स्थितियों में उतार चढ़ाव भी आ जाए ना, तो इनडायरेक्ट टैक्स में कोई उतना चेंज आता नहीं है, क्योंकि लोग अपनी डेली नीड्स की चीज़ें खरीदते ही है और इनडायरेक्ट टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करती है। तो एक अच्छी इसका एक मेरिट होता है। दूसरा ये होता है इसका डीमेरिट, ये रिग्रेसिवली काम करता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो अमीर लोग हैं वो भी उतना ही टैक्स देते हैं और जो गरीब लोग हैं वही उतना ही टैक्स देते हैं। जैसे एक पेन है तो अमीर इंसान के लिए वो पेन भी 10 रुपये के रहेंगे और एक गरीब के लिए भी 10 रुपये के ही रहेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा कमाता है उसको ज़्यादा टैक्स देना है। यहाँ पे ये जो सिस्टम चलता है वो कैसा चलता है, रिग्रेसिवली चलता है, मतलब प्रतिगामी चलता है। मतलब ये सब लोगों के लिए सेम ही है। ऐसा नहीं है कि जिसकी लो इनकम है उससे क्या किया जाएगा, ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा। बट जो इम्पैक्ट होता है वो किसके ऊपर ज़्यादा होता है, लो इनकम इंडिविजुअल्स के ऊपर ज़्यादा होता है, क्योंकि हाई इनकम इंडिविजुअल्स को तो वो टैक्स देना ही है। तो क्योंकि दोनों को मिलने वाला टैक्स क्या है, देने वाला जो टैक्स है, गवर्नमेंट को देने वाला टैक्स है, वो क्या है, सेम होने की वजह से ना ये प्रॉब्लम किसको देखने को मिलती है, जो छोटे लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, उन लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से इनइक्वालिटीज़ आ जाती है लोगों में, मतलब जो अमीरी और गरीबी की जो दूरी है ना वो बढ़ जाती है। क्यों ऐसा होता है, तो सिंपल बात है, जहाँ अमीर इंसान 10 रुपये का टैक्स दे रहा है, गरीब भी 10 रुपये का टैक्स दे रहा है, दोनों इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी 10 रुपये का दे रहे हैं, फ़र्क किसको पड़ेगा बेटा, किसको पड़ेगा, आप ही बताइए, फ़र्क किसको पड़ेगा। तो फ़र्क उस इंसान को पड़ेगा जो गरीब है, अमीर को उतना कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसमें क्या होता है, मतलब प्रतिगामिता होती है, ये रिग्रेसिवली क्या करता है, काम करता है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। नेक्स्ट जो है हमारा वो है बर्डन ऑन पुअर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका बर्डन अपर क्लास पर उतना नहीं होता जितना इसका बर्डन किसके ऊपर होता है, गरीब लोगों के ऊपर होता है। क्योंकि अमीर लोग तो टैक्स का पेमेंट कर ही देंगे, लेकिन उसको जो गरीब लोग हैं उसको क्या कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते, लिस्ट अफोर्ड करते हैं। तो इसका एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये एक और इसका क्या हो गया, दोष हो गया। फिर एक जो होती है, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो हिडन इन नेचर होता है, मतलब छुपा हुआ होता है। जैसे अगर एक पेन 10 रुपये की है तो इस पेन के अंदर आपको कितना इनडायरेक्ट टैक्स दिए हो अपने आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये फिर मैंने आज तक की डेट में गवर्नमेंट को कितना टैक्स पेमेंट किया हो इनडायरेक्ट टैक्स का, मैं ये नहीं बता सकता। रीज़न यही है कि इनडायरेक्ट टैक्स मैंने कितना दिया हो, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं है कि मैंने किस सामान के ऊपर कितना टैक्स दिया हो। तो ये चीज़ बड़ी उल्टी हो जाती है कि हम नहीं पहचान पाते कि हमने सरकार को कितना टैक्स दिया है और किस सामान में कितना हमने टैक्स दिया है। क्यों ऐसा हो पाता है, क्योंकि जो टैक्स होता है ना वो प्राइस के अंदर ही क्या होता है, इंक्लूड होता है, मतलब शामिल होता है, इसलिए हम नहीं बता पाते कि हमें कितना टैक्स दिए हैं। तो जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी होती है ना, मतलब जवाबदेही होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि हम सरकार को ये नहीं बता सकते ना कि आज की डेट में मैंने आपको 20 लाख का क्या दिया हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हूँ। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा कहा जा सकता है कि अगर मैंने 1 करोड़ रुपये कमाया होगा और मुझे उसका 5% मैंने टैक्स दिया होगा, मतलब करीबन 5 लाख का अगर मैंने टैक्स दिया होगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि देखिए मैंने 5 लाख का आपको क्या दिया है, टैक्स दिया है। तो जो ट्रांसपेरेंसी डायरेक्ट टैक्स में होती है वो ट्रांसपेरेंसी इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं होती। सो उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनके बीच का फ़र्क क्या होता है, और डायरेक्ट टैक्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स के डीमेरिट्स और मेरिट्स क्या है। तो हमने आपको ट्राई की है कि 20 मिनट में हम आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या कर दें, समझा दें। और फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसके ऊपर भी एक आधा वीडियो लेके ज़रूर आएंगे। कोई भी टॉपिक हमें आप सजेस्ट कर सकते हो जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए होती है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।